अमेंडमेंट यूँ आया कि एक इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड का आपने नाम सुना है। उसमें क्या होता है कि जैसे ही कोई कंपनी इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड में जाती है, ट्रिब्यूनल ने उनको आईबीसी में डाल दिया, तो उसके बाद उसमें एक आईआरपी आरपी अपॉइंट होते हैं कॉल्ड एज इंटरनल रिजोल्यूशन प्रोफेशनल्स, और उसके बाद से कंपनी के मैनेजमेंट की जिम्मेवारी उन आईआरपी की आ जाती है, इंटरनल रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। कंपनी के मैनेजमेंट की जिम्मेवारी मतलब कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट की जिम्मेवारी, तो ऑब्वियसली टैक्स मैनेजमेंट की जिम्मेवारी। अब टैक्स मैनेजमेंट मतलब जीएसटी रिटर्न भरना, ये सब भी जिम्मेवारी होगी। अब आप ध्यान से देखो तो इश्यू क्या आ रहा है कि कंपनी वो है जो आईबीसी में जा चुकी है, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड में। ऐसी कंपनी आप जानते हो कितना अच्छे से काम करती है। तो ऐसा भी तो हो सकता है इस कंपनी ने अपनी फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण जीएसटी न पेमेंट करने का सोचा, और जीएसटी पेमेंट नहीं करना है इसलिए जीएसटी रिटर्न भी नहीं भरा गया। जीएसटी रिटर्न नहीं भरा, जीएसटी का पेमेंट नहीं किया, और अभी पेमेंट आउटस्टैंडिंग है। आईबीसी अपॉइंटेड हो गए। आईबीसी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंपनीज मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अब इनकी जिम्मेवारी है कि ये जीएसटी रिटर्न भरे, और ये बोल रहे हैं हम कहाँ से जीएसटी रिटर्न भरे, क्योंकि अभी कंपनी के पुराने रिटर्न बाकी है। और जीएसटी लॉ आप अच्छे से जानते हो, जब तक आपके पुराने रिटर्न ही सबमिट नहीं होते, नए रिटर्न कैसे सबमिट हो सकते हैं। ऐसे में पहले जिम्मेवारी है पुराने रिटर्न भरने की। पुराना रिटर्न आईबीसी बोलता है, सॉरी आईआरपी बोल रहे हैं मैं क्यों भरूं, वो तो कंपनी के बीओडी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो तो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम क्यों भरे, और हम क्यों कंपनी के उन दिनों की लायबिलिटी का पेमेंट करें जिस समय वी वर नॉट अपॉइंटेड। इसलिए आईआरपी रिटर्न नहीं भर रहा है। आईआरपी पुराने पीरियड का रिटर्न नहीं भर रहा है, इसलिए नए पीरियड का भी रिटर्न नहीं भर पा रहा है, और प्रॉब्लम चल रही है। अब ऐसे आईआरपी नया रिटर्न नहीं भर पा रहा है, और उसका प्ली ये है कि कंपनी जब तक अपने पुराने रिटर्न नहीं भरेगी, हम नया रिटर्न कैसे मिलाएं। जब ये मामला जीएसटी डिपार्टमेंट को संभाला गया, जब जीएसटी डिपार्टमेंट को इंटीमेट किया गया, तो उन्होंने मार्च महीने में एक नोटिफिकेशन लाके एक अमेंडमेंट लाया, नोटिफिकेशन 11/2020। इस नोटिफिकेशन में बोला गया कि जैसे ही आईआरपी अपॉइंट होगा, 30 डेज के अंदर आईआरपी को नया रजिस्ट्रेशन लेना, विद इन 30 डेज। और यदि आईआरपी इस नोटिफिकेशन के आने के पहले से ही बनाई हुई है, तो जैसे ये नोटिफिकेशन आ गया, वैसे पुराने आईआरपी को भी, पुराना मतलब जो मार्च महीने के पहले से अपॉइंटेड है, इस नोटिफिकेशन आने के पहले से, तो उन आईआरपीज को इस नोटिफिकेशन आने के 30 दिन के अंदर नया रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। एक बात दोबारा बोलूं, पहली बात आप समझो कि आईआरपी को कंपनी का जो पुराना जीएसटी का रजिस्ट्रेशन है वो तो है, वो भी कैंसिल नहीं। आईआरपी को उसी कंपनी के लिए एक नया जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना होगा। कितने दिन के अंदर लेना होगा? तो बोलेंगे भैया जी ये बताओ आईआरपी अपॉइंटेड कब हुआ? क्या नोटिफिकेशन आने के पहले से अपॉइंटेड है या नोटिफिकेशन आने के बाद अपॉइंटेड है? यदि आईआरपी नोटिफिकेशन आने के बाद अपॉइंटेड हुई तो विद इन 30 डेज फ्रॉम डेट ऑफ अपॉइंटमेंट आईआरपी नीड टू टेक रजिस्ट्रेशन। और आईआरपी इस नोटिफिकेशन के पहले से ही अपॉइंटेड है, तो 30 डेज फ्रॉम डेट ऑफ दिस नोटिफिकेशन द आईआरपी नीड टू टेक रजिस्ट्रेशन। नोटिफिकेशन का नाम ध्यान रहेगा 11/2020 मार्च में। अच्छा, अब नया रजिस्ट्रेशन लेने के बाद ये आईआरपी को हम लोग बोलेंगे डिस्टिंक्ट पर्सन ऑफ द कंपनी। डिस्टिंक्ट पर्सन आप नाम समझते हैं, तो डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा, मतलब ये इसी कंपनी का एक डिस्टिंक्ट पर्सन। डिस्टिंक्ट पर्सन एक सेपरेट रजिस्ट्रेशन माना जाता है, जीएसटी लॉ में सेपरेट एंटिटी मानी जाती है। तो अब भले ही पुराने रिटर्न सबमिटेड नहीं है बाय द कंपनी,
परंतु आईआरपी फ्रॉम डेट ऑफ इट्स अपॉइंटमेंट अपना रिटर्न भर सकती है। यस, अब ये इतना सीरियस है कि आईआरपी को ये न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए अपना फर्स्ट रिटर्न भी भरना पड़ेगा। और जिस दिन से दे बिकम लायबल टू पे टैक्स, इन द सेंस जिस दिन से दे बिकम आईआरपी ऑफ दिस कंपनी, उस दिन से जितनी भी जीएसटी की लायबिलिटी है उनके लिए उन्हें अपना फर्स्ट रिटर्न में सारा टैक्स लायबिलिटी क्लियर करना पड़ेगा। एक बात। दूसरी बात, क्या आईआरपी को आईटीसी मिलेगी? ऑब्वियसली मिलेगी। कब से मिलेगी? जिस दिन से वो अपॉइंटेड हुई। अब सपोज आईआरपी अपॉइंटेड हुई 4 अप्रैल को और आईआरपी को रजिस्ट्रेशन मिला सपोज 28 अप्रैल को, तो 4 अप्रैल से 28 अप्रैल के बीच में जो सप्लायर्स थे जिन्होंने कंपनी को सप्लाई किया, वो कंपनी का जीएसटीआईएन कौन सा अप्रूव कर रही थी? उस समय तो नए आईआरपी का जीएसटीआईएन आया नहीं था, तो कंपनी तो उनके पुराने जीएसटीआईएन पे इनवॉइस दे रहे थे शायद। तो क्या वो इनवॉइस जिसमें कंपनी का जीएसटीआईएन है, ये नया डिस्टिंक्ट पर्सन वाला जीएसटीआईएन नहीं, क्या उसका आईटीसी कंपनी क्या उसका आईटीसी ये आईआरपी ले सकते हैं? तो आंसर इज यस। जिस दिन से आईआरपी इज अपॉइंटेड उस दिन से कंपनी को जो भी इनवॉइस रेज हुआ, भले ही इनवॉइस रेज इन दिस न्यू रजिस्ट्रेशन और इनवॉइस रेज इन दैट ओल्ड रजिस्ट्रेशन, दोनों का आईटीसी आईआरपी ले सकते हैं। अच्छा, तीसरी बात, आईआरपी ने जो पहले ही ये नोटिफिकेशन तो मार्च में आया, सपोज आईआरपी जनवरी से अपॉइंटेड है और वो जनवरी से टैक्स दे रही थी, लेकिन उस समय वो टैक्स दे रही थी कब? उस समय वो टैक्स दे रही थी कौन से रजिस्ट्रेशन से? कंपनी के पुराने वाले रजिस्ट्रेशन से। तो क्या ये जो उन्होंने टैक्स पेमेंट किया है वो आईआरपी का पेमेंट माना जाएगा कि कंपनी के ओल्ड रजिस्ट्रेशन का पेमेंट माना जाएगा? आंसर इज आईआरपी का पेमेंट माना जाएगा। और यदि आईआरपी ने इसको पेमेंट किया है और अभी भी वो कैश लेजर में है तो उसका रिफंड किया जा सकता है। एक और बात, अब एक कंपनी के सपोज कई सारी ब्रांचेस, तो क्या आईआरपी को हर ब्रांचेस लिए सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा? एंड आंसर इज यस। आईआरपी को कंपनी के हर ब्रांचेस लिए सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अब एक बात जो लास्ट और रेज हो रही है वो आप ध्यान से सुनो, इसको लेके मई महीने में एक नया क्लैरिफिकेशन है। प्रॉब्लम ये आई कि ये इश्यू तो तब आ रहा है ना जब कंपनी का रिटर्न भरा हुआ नहीं है, लेकिन सपोज कोई एक शरीफ कंपनी है जो बीआरसी में चली गई, आईपीसी में चली गई। अब एक शरीफ कंपनी जिसने अपना सारा टैक्स क्लियर किया हुआ है, सारे रिटर्न भरे हुए हैं, तो उसको तो आईआरपी कंटिन्यू कर ही सकता है। तो क्या ऐसे में आईआरपी को नया रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा? तो मई मंथ में इसको क्लियर किया गया कि यदि कंपनी के सारे रिटर्न ड्यूली फिल्ड अप है तो फिर उन्हें आईआरपी के लिए, आईआरपी को एक नया रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं करना। ये जितना भी मैंने आपको अमेंडमेंट बताया सब इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड के लिए है और ये फाइनल वालों के लिए रेलिवेंट है। इंटर वालों को ये सब नहीं पूछा जाएगा। फाइनल वाले से ध्यान से सुन ले, उनके बहुत इंपॉर्टेंट। थैंक यू। ये एक बहुत ही छोटा सा वीडियो है जिसमें बहुत ही छोटे से अमेंडमेंट की बात हो रही है और टॉपिक का नाम है जीएसटी अपील एंड रिवीजन। जीएसटी अपील में आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा, रिविजनरी अथॉरिटी। रिविजनरी अथॉरिटी या ऐसे बोल दो रिवीजन। तो यदि कोई ऑर्डर पास किया किसी असेसिंग ऑफिसर ने, तो डिपार्टमेंट में एक तो वे है कि अपने उसमें अपील में चले जाए और या फिर एक तरीका है कि हम उसमें रिवीजन्स में चले जाए। तो रिवीजन के प्रोविजन तो हमारे जीएसटी लॉ में है। अमेंडमेंट ये आया
अमेंडमेंट ये आया कि ये रिविजनरी अथॉरिटी कौन हो सकती है। तो रिविजनरी अथॉरिटी का एक क्लैरिफिकेशन आया कि फॉर एनी ऑर्डर पास बाय जॉइंट कमिश्नर, फॉर एनी ऑर्डर पास बाय जॉइंट कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर, revisionary authority role can be played by commissioner or principal commissioner, commissioner or principal commissioner. So for any order passed by the additional commissioner or joint commissioner, revision can be made by principal commissioner and commissioner, or any order passed by authority below joint commissioner like deputy commissioner, assistant commissioner, deputy commissioner, assistant commissioner, superintendent. The revisionary authority role, superintendent. The revisionary authority role can be played by joint commissioner or additional commissioner. So this has been clarified that revision के authority के नाम पे ये revisionary authority इन्होंने declare की है कि order passed by the joint commissioner can be revised by the commissioner, or order passed by the additional commissioner can be revised by principal commissioner. DC के order को JC revise कर सकता है। बाद बाकी रिविजन्स के जो प्रोविजंस है वो सब ऐसे ही है कि 6 महीने के बाद 3 साल के अंदर रिवीजन के आप रिवीजन होने की टाइम लिमिट है। मैटर यदि ऑलरेडी अपील में है तो रिवीजन नहीं हो सकता, यदि मैटर कोई नॉन अपीलेबल है तो वो रिवीजन नहीं हो सकता, सो ऑन सो ऑन सो ऑन। वो सारी बातें वही की वही है, सिर्फ ये अथॉरिटी नहीं डिक्लेयर की है। थैंक यू। एनुअल रिटर्न पे एक बहुत ही छोटा सा अमेंडमेंट आया है, तो एक बहुत ही छोटा सा वीडियो आप एंजॉय करो। एनुअल रिटर्न में GSTR 9C एक फॉर्म हम लोग भरते हैं, रिटर्न हम लोग भरते हैं इन रिलेशन टू रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। ये रिकंसिलेशन स्टेटमेंट इन फॉर्म 9C अब फॉरेन एयरलाइन कंपनी को नहीं भरना। किसको नहीं भरना? फॉरेन एयरलाइन कंपनी को नहीं भरना। क्या नहीं भरना? 9C नहीं भरना, यानी रिकंसिलेशन स्टेटमेंट नहीं भरना। उसकी जगह अब वो एक सिंपल सा स्टेटमेंट फाइल करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ रिसीट एंड पेमेंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर ऑफ इट्स इंडियन बिजनेस ऑपरेशन। सिंस ये फॉरेन एयरलाइन कंपनी है, पूरे वर्ल्ड में उड़ती है, उन्हें सिर्फ अपने इंडियन बिजनेस ऑपरेशन का एक रिसीट एंड पेमेंट भरना है। ऑब्वियसली चार्टर्ड अकाउंटेंट से साइन करवा लेना और 30 सितंबर तक इसको सबमिट कर देना। किससे साइन करवा लेना? चार्टर्ड अकाउंटेंट से साइन करवा लेना और 30 सितंबर तक भर देना। आश्चर्य है यहाँ पे इन्होंने CMA का नाम नहीं लिया। ड्यूली ऑथेंटिकेटेड बाय होना चाहिए था कॉस्ट अकाउंटेंट और चार्टर्ड अकाउंटेंट, लेकिन यहाँ पे इन्होंने लिखा है ड्यूली ऑथेंटिकेटेड बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड टू बी सबमिटेड ऑन और बिफोर 30 सितंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। यानी यदि आप 18-19 का है तो आपको 30 सितंबर 2019 तक ये स्टेटमेंट सबमिट करना है। कौन सा स्टेटमेंट? रिसीट एंड पेमेंट। क्या चीज़ का? इंडियन बिजनेस ऑपरेशन का, इस फॉरेन एयरलाइन कंपनी का इंडियन बिजनेस ऑपरेशन का रिसीट एंड पेमेंट CSA से ऑथेंटिकेट करा के। वैल्यूएशन ऑफ लॉटरी को लेके छोटा किंतु बहुत ही प्यारा अमेंडमेंट आया है। मैं एक बार बॉटम से बताऊं कि पहले क्या प्रोविजंस था। तो 2018 तक तो प्रोविजंस ये थे कि वैल्यू ऑफ लॉटरी वाज डिपेंडिंग अपॉन रेट ऑफ GST, और रेट ऑफ GST वेरी करती थी कि यह स्टेट लॉटरी है कि स्टेट की लॉटरी नहीं है। जिस स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट लॉटरी ला रही है वहाँ पे उस स्टेट गवर्नमेंट के लिए रेट ऑफ GST थी 12% और आउटसाइडर्स ले थी, अदर्स ले थी 28%। ये सब 2018 की बात है। तो उस समय वैल्यू ऑफ लॉटरी बोला गया था सिंस द फेस वैल्यू इज इंक्लूसिव ऑफ GST, इसलिए फेस वैल्यू इंटू 100/100 प्लस R, और रेट ऑफ GST 2 थी 12 या 28, इसलिए वैल्यू ऑफ लॉटरी होती थी फेस वैल्यू इंटू
100/112 for state government lotteries and face value into 100/128 for other than state government lotteries. 2019 में एक बड़ा अमेंडमेंट आया और रेट ऑफ जीएसटी ऑन लॉटरीज यूनिवर्सली कर दिया गया 28%। यानी वो गवर्नमेंट की लॉटरी हो या नॉन गवर्नमेंट लॉटरी हो, रेट ऑफ जीएसटी होगा 28%। तो अकॉर्डिंगली अब वैल्यू ऑफ लॉटरी हो गई फेस वैल्यू इंटू 100/128। ये दो बाइफर्केशन खत्म, बिकॉज दो रेट ऑफ जीएसटी था। तो 2020 में इन्होंने एक और बड़ा चेंज लाया। इन्होंने बोला कि द जीएसटी निकालने के लिए वैल्यू ऑफ लॉटरी मानी जाएगी बीइंग हायर ऑफ 2। हायर ऑफ 2, एक तो फेस वैल्यू ऑफ लॉटरी जो है वो है ही, यानी जो पुराना प्रोविजन है वो तो है ही, और दूसरा जो है वो ये है कि कई बार जो लॉटरी ऑर्गेनाइजिंग कमिटी है वो वैल्यू ऑफ लॉटरी नोटिफाई कर देती है। तो इन्होंने बोला वैल्यू या प्राइस बोल दो आप, जो भी बड़ा आपको सही लगे, प्राइस notified in the official gazette, price notified in official gazette by the state government organizing lottery। तो जो स्टेट गवर्नमेंट लॉटरी ऑर्गेनाइज कर रही है वो अपने ऑफिशियल गैजेट में जो भी इसका प्राइस नोटिफाई करे उसका 100/128। ये इन्होंने अमेंडमेंट लाया है। हायर ऑफ द टू, फेस वैल्यू इंटू 100/128 और प्राइस नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गैजेट बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजिंग लॉटरी इंटू 100/128 विच अ ब्रिज। तो ये छोटा सा ही सही, लेकिन लॉटरी हमेशा जीएसटी के लिए बहुत बड़ा सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, इसलिए ये पॉइंट, ये अमेंडमेंट आपके लिए बहुत वाइटल है। हाय फ्रेंड्स, आई एम सी ए संजय मुंद्रा और आपके सामने लेके आया हूँ जीएसटी रिटर्न के ऊपर एक छोटा सा वीडियो। ये वीडियो कई सारे पार्ट्स में है क्योंकि रिटर्न काफ़ी ड्रास्टिकली चेंज हो गया, तो आपको ढंग से समझना पड़ेगा। भाई वो जो आपने बहुत मेहनत से सीखा था ना, जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2, जीएसटीआर 3, सॉरी टू से अब वो ऑब्सोलीट कॉन्सेप्ट है। अब आपको नया मैकेनिज्म सीखना है। आपके दिमाग में सबसे पहले बात आ रही है, सर ओल्ड रिटर्न में क्या प्रॉब्लम थी, क्यों हटा दिए, नया रिटर्न क्यों, क्या है ये बाद में बताइएगा। परंतु ओल्ड रिटर्न में प्रॉब्लम क्या आ गई? भाई ओल्ड रिटर्न में प्रॉब्लम वही है, लोग आईटीसी ज़्यादा क्लेम करते हैं, फर्जीवाड़ा चल रहा है, आईटीसी उलपटान क्लेम कर लो, उसके बाद कोर्ट कचहरी झमेला। तो आईटीसी के फर्जीवाड़े के इतने सारे केस मिले कि उन्हें लगा कि आईटीसी को और लगाम कसना पड़ेगा, और ऊपर से वो पब्लिक का सेंटिमेंट, जो मैंने जीएसटी के इनिशियल सेमिनार्स में बोला था, इस साल में 37 रिटर्न पब्लिक बाउंस कर रहा है। तो यही सबको मिला जुला के अब जीएसटी में सिंपल रिटर्न कॉन्सेप्ट लाया गया है, लेकिन जो बहुत ही ज़्यादा ऑटोमेटेड है, बहुत ही ज़्यादा ऑटोमेटेड है, बहुत ही उच्च महत्वाकांक्षाओं के साथ ये नया कॉन्सेप्ट है। क्या है भाई? पहली बात, आप ये जो पुराना सीख कर रहे थे ना, जीएसटीआर 1, 2, 3, 4, उसको अपने दिमाग से अब डिलीट मार दो। अब एसएससी को सिर्फ एक रिटर्न भरना पड़ेगा। कितने रिटर्न? एक। और उस रिटर्न का नाम है जीएसटी RET 01। खत्म। तो एसएससी को अब रिटर्न बोलने पे सिर्फ एक रिटर्न भरना है और उस रिटर्न का नाम है जीएसटी RET 01। लेकिन इसके अलावा दो रिटर्न और है, जीएसटी RET 02, जीएसटी RET 03, लेकिन भरना सिर्फ एक ही है, जीएसटी RET 01। अरे ये क्या बात हुई? अरे जब RET 01 ही भरना है तो 02, 03 क्या है? ऑप्शंस है,
ऑप्शंस। मेन रिटर्न एक ही है, जीएसटी आरईटी 01, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल रिटर्न। लेकिन आरईटी 02 एंड आरईटी 03 बोल के कुछ और रिटर्न है जिनका नाम है सहज रिटर्न, सुगम रिटर्न, यू नो ऑल दिस कॉन्सेप्ट। चलो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप ये समझिए कि यदि आपको रिटर्न समझना है तो आप पहले ये पूछिए अपने क्लाइंट से कि भैया जी आपका लास्ट ईयर का टर्नओवर कितना है। तो सबसे पहले रजिस्टर्ड पर्सन का टर्नओवर बताएगा कि उसके लिए कौन सा रिटर्न है। चलो ठीक है, यदि रजिस्टर्ड पर्सन का लास्ट ईयर टर्नओवर, माइंड इट, लास्ट ईयर का टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है, यदि रजिस्टर्ड पर्सन का एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर, तो उसके पास कोई चॉइस नहीं है, उसको बस एक ही रिटर्न भरना है और उस रिटर्न का नाम है नॉर्मल रिटर्न। क्या बोलते हैं इसको? नॉर्मल रिटर्न, जीएसटी आरईटी 01। कैसे भरना है? मंथली भरना है। कब तक भरना है? 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, यहां तक भरना है। ओके, और टैक्स पेमेंट रिटर्न के साथ करना है, खत्म। तो सर नॉर्मली सिर्फ एक ही रिटर्न भरना है? यस। तो पुराने जो कॉन्सेप्ट थे, GSTR 1 फॉर आउटवर्ड सप्लाई, GSTR 2 फॉर इनवर्ड सप्लाई, अब वो ब्रेकअप की दरकार नहीं है, नहीं। अब बस एक ही रिटर्न भरना है, GST RET 01। तो आउटवर्ड सप्लाई इनवर्ड सप्लाई का ब्रेकअप नहीं है? अरे है, वो है, लेकिन रिटर्न एक ही है। इस रिटर्न के साथ दोस्तों 2 NH शेयर अटैच होते हैं, NH1, NH2। NH1 में आप अपनी आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल देते हो और NH2 में आप अपनी इनवर्ड सप्लाई की डिटेल देते हो। ओके, इसमें ऑन टाइम डेटा एंट्री है, ये इसका नया कॉन्सेप्ट है। इस मामले में ये पुराने रिटर्न से अलग हो गया। क्या? इसमें ऑन टाइम डेटा एंट्री है। कैसे? आपने यहां पे रिटर्न भरा, सॉरी, आपने यहां पे इनवॉइस इश्यू किया, इनवॉइस इश्यू आपने किया, ई इनवॉइस आपने लगाया और ये आपके NH1 में ऑटो पॉपुलेटेड हो जाएगा। उधर आपने ई इनवॉइस, इनवॉइस आपको पता है, उधर आपने ई इनवॉइस लगाया और इधर आपका GST NH1 ऑटो पॉपुलेटेड हो जाएगा। यदि आप इंडिविजुअल रेट मतलब मैनुअली इनवॉइस भी दे रहे हो, इनवॉइस नहीं है, तब भी आपका इनवॉइस इश्यू हुआ, आपने NH1 में एंट्री करी और उधर सामने वाले को NH2 में नजर आ जाएगा। तो ऑन टाइम डेटा है। मतलब प्रॉब्लम क्या आ रही थी? प्रॉब्लम यह आ रही थी ना कि मैंने माल परचेज किया, सामने वाले ने मुझे इनवॉइस दिया, मैंने उसके इनवॉइस का पेमेंट कर दिया, GST का पेमेंट कर दिया, लेकिन सामने वाला फ्रॉड निकला और उसने अपना रिटर्न नहीं भरा और जिसके कारण मेरा ITC नुकसान खा गया। तो अब क्या होगा कि उस सामने वाले पार्टी जिससे आपने माल खरीदा है, यदि वो आप लिए अननोन है, नया आदमी है, तो आप उसको बोलेंगे सुनो भाई साहब आप इसको NH1 में अपलोड कर दीजिए, रिटर्न आप बाद में भरिएगा ना, रिटर्न तो मंथली भरना है, रिटर्न आप बाद में भरिएगा, NH1 में आप इसको अपलोड कर दीजिए, तब मैं आपको पेमेंट करूंगा। सामने वाले ने उसको NH1 में अपलोड किया, इधर रेसिपिएंट को NH2 में उसकी एंट्री नजर आ जाएगी और वो उसको वहां पे क्या कर देगा? लॉक कर देगा। यहाँ पे ये मैंने माल खरीदा है, लॉक, आई एग्री। क्या कर देगा? लॉक। अरे लॉक, लॉक कर देगा। लॉक करने से आपकी ITC पक्की हो गई। अब आप उस पार्टी को बेझिझक पेमेंट कर दीजिए। ये प्रिविलेज, ये फैसिलिटी हमारे पुराने वाले रिटर्न में नहीं थी। नई फैसिलिटी समझ में आई ना? अरे भाई पुराने वाले रिटर्न में क्या होता था कि आप अगले महीने की 10 तारीख को रिटर्न भरेंगे तो आपको ITC मिलेगी, रेसिपिएंट को ITC मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये अगले महीने की 10 तारीख के बाद मालूम पड़ता। लेकिन अब क्या हो रहा है कि आपने सामने वाले पार्टी से इनवॉइस लिया, आप उसको बोलो बाबू तुझे रिटर्न तो अगले महीने की 20 तारीख को भरना है, RET 01 अगले महीने की 20 तारीख, लेकिन NH1 में तुम इसकी एंट्री अभी कर दे।
वो NH1 में एंट्री करेगा और आपके NH2 में नजर आ जाएगा, रेसिपिएंट के NH2 में नजर आ जाएगा। सप्लायर ने NH1 में एंट्री मारी और रेसिपिएंट के NH2 में एंट्री नजर आ गई और उसे उसने क्या कर दिया, लॉक कर दिया। लॉक करते उसकी आईटीसी पच्ची। ये जो ऑन टाइम डेटा एंट्री है ना, दैट इज द वंडरफुल प्रिविलेज ऑफ दिस न्यू मैकेनिज्म ऑफ जीएसटी रिटर्न। मजा आया बच्चों? अरे नया नया इंडिया है भाई ये। चलो ये ठीक। अब बात करें उनकी जिनका टर्नओवर 5 करोड़ के अंदर है, जिनका लास्ट ईयर का टर्नओवर 5 करोड़ के अंदर है। ठीक है, यदि आपका टर्नओवर 5 करोड़ के अंदर है तो आपके पास 3 ऑप्शन है। ऑप्शन 1, 3 ऑप्शन है। ऑप्शन 1 की बात हो रही है कि आप भी जीएसटी आरईटी 01 भर दीजिए, जस्ट लाइक दिस। आपको मंथली नहीं भरना पड़ेगा, आप क्वार्टरली भर दीजिए। चलो ये प्रिविलेज, यानी जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है वो लोग भरेंगे मंथली रिटर्न, और जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से 5 करोड़ तक है वो लोग भरेंगे क्वार्टरली रिटर्न। ओके, लेकिन भले आप रिटर्न क्वार्टरली भरो, टैक्स पेमेंट आपका मंथली होगा। टैक्स पेमेंट आपका मंथली होगा। तो रिटर्न भले आप मंथली क्वार्टरली भरो, लेकिन टैक्स पेमेंट मंथली हो रहा है, तो गवर्नमेंट को टैक्स से कोई नुकसान नहीं है, उन्हें टैक्स मंथली मिल जा रहा है। आपको रिलैक्सेशन हो जाती है, आप रिटर्न क्वार्टरली भर दो। अच्छा, इसमें आपकी कोई भी तरह की सप्लाई हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। B2B वाली सप्लाई हो, B2C वाली सप्लाई हो, एक्सपोर्ट वाली सप्लाई हो, सेज वाली सप्लाई हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कोई भी तरह की सप्लाई करते हो, आप ये रिटर्न भर सकते हो। ओके, ये क्या है? ऑप्शन 1। कौन सा रिटर्न? जीएसटी आरईटी 01। ओके, दूसरा ऑप्शन है, ऑप्शन 2 उनके लिए है जिनका सिर्फ B2C सप्लाई होता हो। जिनका सिर्फ B2C सप्लाई होता है उनके लिए ऑप्शन है कि वो जीएसटी आरईटी 02 भर दे। जीएसटी आरईटी 02, इसको पॉपुलरली बोलते हैं सहज रिटर्न। सहज रिटर्न, टू बी नोटेड, सहज रिटर्न से वो भर सकते हैं जिनका सिर्फ B2C सप्लाई होता है। यदि आपका B2B सप्लाई होता है तो सहज आपके लिए नहीं है। तो सर सहज भरने में फायदा, सहज भरने में फायदा नाम जैसा है, ये सहज है, ये ईज टू फाइल है, बहुत आसान है इसका रिटर्न भरना इससे कंपैरिजन में। आरईटी 01 तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड रिटर्न है, सहज रिटर्न बहुत सिंपल है। ये रिटर्न भी आपको क्वार्टरली भरना है। ऑब्वियसली टैक्स पेमेंट तो आपको मंथली करना है। तो टैक्स पेमेंट मंथली है, लेकिन रिटर्न आप क्वार्टरली भर सकते हो। ठीक है, ओके। इसमें एक कंडीशन है। एक तो कंडीशन ये हो गई कि आपका सिर्फ B2C सप्लाई होना चाहिए, ये तो आपको क्लियर। दूसरी कंडीशन ये हो गई कि आपका ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है। ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू आपका कोई ट्रांजैक्शन नहीं होना चाहिए। यदि आपका ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू कोई ट्रांजैक्शन हुआ है तो आप सहज रिटर्न के लिए डिस्क्वालिफाइड है। और इसका एक माइनस है, एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। व्हाट इज द नेगेटिव पॉइंट? कि सहज रिटर्न में मिसिंग इनवॉइस का आईटीसी नहीं मिलेगा। सब मिसिंग इनवॉइस का आईटीसी नहीं मिलेगा मतलब यदि कोई इनवॉइस आपके NH2 में नजर नहीं आ रहा है, NH तो सब में ही होंगे ना, NH से 1 2 इधर भी होंगे, NH 1 2 तो इधर भी होंगे, ये तो होंगे। तो कोई इनवॉइस यदि आपके NH2 में नजर नहीं आ रहा है तो आप उसका आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। बात क्लियर? ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। एक और ऑप्शन है आपके पास, उसका नाम है सुगम रिटर्न।
सुगम रिटर्न, GST RET 03, क्या नाम है? सुगम रिटर्न। ये रिटर्न भी क्वार्टरली है, इसमें भी टैक्स पेमेंट मंथली होगा। हाँ, और इसमें आपका B2C भी ट्रांजेक्शन हो सकता है, B2B ट्रांजेक्शन्स भी हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें भी वही बात है कि आपका नो ट्रांजेक्शन वाया ई कॉमर्स ऑपरेटर। ई कॉमर्स के साथ आपके कोई ट्रांजेक्शन्स नहीं होने चाहिए, और इसमें भी यही बात है, मिसिंग इनवॉइस की आपको ITC नहीं मिलेगी, मिसिंग इनवॉइस की आपको ITC नहीं मिलेगी। तो दिस इज अबाउट GST रिटर्न RET 01, 02, 03। ये बहुत ही एलिमेंट्री आइडिया है, ये बिजनेस लिए सही है, इसलिए अगले वाले चार्ट में मैं आपको ये बताऊंगा कि पुराने रिटर्न में और नए रिटर्न में क्या अंतर है। लेकिन अभी इस चार्ट को अपने एक बार वापस से समझते हैं, फटाफट वापस से समझते हैं। आपको कौन सा रिटर्न भरना है, इसलिए सबसे पहले आप ये बताइए कि आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है कि 5 करोड़ से कम है। 5 करोड़ से ज़्यादा है तो आपके पास कोई चॉइस नहीं है, आपको नॉर्मल रिटर्न भरना है, GST RET 01 में मंथली रिटर्न भरना है। आपके टर्नओवर, आपके ट्रांजेक्शन्स कुछ भी हो सकते हैं, आपका B2B B2C कोई भी ट्रांजेक्शन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एक्सपोर्ट करते हो, सेल्स को सप्लाई करते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब क्लियर रिटर्न है। और इसमें आप मिसिंग इनवॉइस की भी ITC ले सकते हो, ले सकते हो, मिसिंग इनवॉइस की भी ITC ले सकते हो। तो एकदम नॉर्मल रिटर्न है। इसमें दो NHSR अटैच होते हैं, NHSR 1, NHSR 2। NHSR 1 में आउटवर्ड सप्लाई की सारी डिटेल जाती है, NHSR 2 में इनवर्ड सप्लाई की सारी आपको डिटेल जाती है। ऑब्वियसली इससे आपकी GST लायबिलिटी डिसाइड होती है, इससे आपकी ITC डिसाइड होती है, ठीक है। यदि आपका टर्नओवर 5 करोड़ के अंदर है तो आपके पास 3 चॉइस है। आप नॉर्मल रिटर्न भर सकते हो RET 01 नॉर्मल रिटर्न, या फिर आप सहज रिटर्न भर सकते हो RET 02, या फिर सुगम रिटर्न भर सकते हो RET 03। ये तीनों ही रिटर्न क्वार्टरली है, इन तीनों में टैक्स पेमेंट मंथली होगा, तीनों में ही। और ये तीनों अलग अलग सिचुएशन में अप्लाई हो रहे हैं। यदि आपके सेवरल तरह के ट्रांजेक्शन है तो आप RET 01 में जाइए, यदि आपका सिर्फ B2C B2B ट्रांजेक्शन है तो आप सुगम में जाइए, और यदि आपका सिर्फ B2C है तो आप सहज में जाइए। सहज और सुगम में जाने के लिए कंडीशन और है कि आपके ई कॉमर्स के थ्रू कोई ट्रांजेक्शन्स नहीं होने चाहिए, और आप मिसिंग इनवॉइस की ITC नहीं ले सकते। इस एलिमेंट्री आइडिया के बाद अगले रिटर्न में, जब अगले वीडियो में जब हम लोग जाएंगे, तब हम आपको ये बताएंगे कि NH1 में क्या होता है, NH2 में क्या होती है। विल गो थ्रू इन डिटेल्स। एक बार आप इसको फिर से देख लो, और यदि दरकार पड़े तो आप इसको ये पिक ले लो या कॉपी कर लो। ये GST रिटर्न पे मेरा सेकेंड वीडियो है, जिसमें मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि GST के जो पुराने रिटर्न थे और जो नया रिटर्न आया, इन दोनों मैकेनिज्म में क्या डिफरेंस है। ओल्ड मैकेनिज्म एंड न्यू मैकेनिज्म, क्या डिफरेंस। ओल्ड मैकेनिज्म में आपको पता है 3 रिटर्न भरने थे, GSTR 1, 2 एंड 3, और ये तीनों रिटर्न भरने जरूरी थे ऑन 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ, 15th ऑफ नेक्स्ट मंथ एंड 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ।
अब आपके पास एक ही रिटर्न है GST-RET 01, यही आपका नॉर्मल रिटर्न है, और ये आप 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ को भरते हो। क्लियर? ये रिटर्न मंथली थे, ये रिटर्न भी मंथली है, तो रिगार्डिंग मंथली कोई टेंशन नहीं है, वो तो सेम है, लेकिन 3 रिटर्न की जगह अब एक रिटर्न हो गया। NH1, NH1, NH2 ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे है ही नहीं। यहाँ पे NH1, NH2 का एक कॉन्सेप्ट है, एंड दिस इज फॉर योर आउटवर्ड सप्लाई एंड दिस इज फॉर योर इनवर्ड सप्लाई। ये दो NH रिटर्न के साथ लगते हैं, ऐसा एक कॉन्सेप्ट न्यू मैकेनिज्म में है, ये कॉन्सेप्ट पुराने वाले में नहीं था। सिंस इसमें NH कॉन्सेप्ट है, इसलिए इसमें ऑन टाइम डेटा एंट्री होती है। ऑन टाइम डेटा एंट्री मतलब आप इधर इनवॉइस की लोडिंग करिए, इनवॉइस की एंट्री आप अपने NH1 में करिए, और रेसिपिएंट को NH2 में वो रिफ्लेक्ट होगा। ये ऑन टाइम डेटा एंट्री का कॉन्सेप्ट सिर्फ न्यू मैकेनिज्म में है, यहां पे ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है। यहां पे तो क्या हुआ, सप्लायर ने NH1 में एंट्री करी और रेसिपिएंट को इमीडिएटली वो उसका NH2 में नजर आया। जब उसको NH2 में नजर आया तो इज कंफर्टेबल कि यस मेरे को ITC मिल जाएगा, तब वो सप्लायर को पेमेंट कर देगा। सिर्फ ये फैसिलिटी लाने के लिए पूरा कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ है। ये इसका बेसिक फीचर है, ये इसका फंडामेंटल रीजन ऑफ चेंज है। क्या वापस से समझिए, मैंने आपको माल बेचा, ठीक है, अपने दोनों न्यू पार्टीज है, अपना पहली बार कनेक्टिविटी बैठ रहा है, आप इतना मेरे को नहीं जानते, मैं इतना आपको नहीं जानता, मैंने आपको माल बेचा, मैंने बिल बनाया 50 लाख का, GST लगाई 9 लाख की, मैंने आपको ऊपर 59 लाख का बिल रेज कर दिया और बोला भाई साहब पेमेंट करिए। अब आपके मन में डाउट क्या है कि माल आ गया पेमेंट कर दूं, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन 9 लाख की ITC का टेंशन है कि कहीं मैं इसको 59 लाख का पेमेंट कर दूं और उसके बाद इस भाई साहब ने रिटर्न ही नहीं भरा तो 9 लाख की ITC मेरी मर जाएगी। तो आप क्या बोलेंगे कि भाई साहब एक काम करिए, आप इनवॉइस तो रेज कर ही चुके हैं, इसकी NH1 में एंट्री कर दीजिए। NH1 में जैसे ही मैं एंट्री करूंगा वैसे ही आपको NH2 में वो नजर आएगा। नजर आएगा तो आप श्योर्ड हो जाएंगे कि आपको तो ITC मिलेगी, आप उसे लॉक कर देंगे और आपकी ITC पक्की, आप मुझे 59 लाख का पेमेंट कर देंगे। ये स्पेशल फीचर ऑन टाइम डेटा एंट्री पुराने मैकेनिज्म में नहीं था। इसके अलावा पुराने मैकेनिज्म में और रिटर्न थे, GSTR4, कंपोजिट स्कीम डीलर 5, 6 एसेट्रा। यहां पे अब ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, यहां पे सभी के लिए एक ही रिटर्न है, GST-RET 01। यहां पे 2 ऑप्शनल रिटर्न और दिए हुए हैं, सहज एंड सुगम। ये सहज एंड सुगम उनके लिए है जो स्मॉल सप्लायर है। यहां पे ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। यहां पे स्मॉल सप्लायर की डेफिनेशन है जिनका टर्नओवर ऑफ लास्ट ईयर 5 करोड़ के अंदर हो। यहां पे ऐसा था जिनका टर्नओवर ऑफ लास्ट ईयर 1.5 करोड़ के अंदर हो, उन्हें स्मॉल सप्लायर बोलते थे और उन्हें क्वार्टरली रिटर्न की चॉइस दी गई थी। यही क्वार्टरली रिटर्न की चॉइस अब हम लोग उन सभी को दे रहे हैं जिनका टर्नओवर 5 करोड़ के अंदर है। तो दैट्स अ बिग चेंज, ये भी एक बड़ा चेंज। यहां पे ITC आपको सेल्फ डिक्लेरेशन के बेसिस में मिल रही थी, आपके सेल्फ डिक्लेरेशन के बेसिस पे आपको ITC मिल जाती थी। थोड़े बहुत प्रोस एंड कॉन्स जरूर है, लेकिन मोटा मोटी सेल्फ डिक्लेरेशन था।
यहां पे आपको आईटीसी मिलेगी आपके NH2 के बेसिस पे, सेल्फ डिक्लेरेशन के बेसिस पे आपको आईटीसी नहीं मिलेगी। सहज सुगम में तो एकदम भी नहीं मिलेगी। RET01 में थोड़ा बहुत मिलता है, लेकिन वो भी सिर्फ 2 महीने के लिए, क्योंकि कोई भी यदि आपका मिसिंग इनवॉइस है, मैं सहज सुगम को क्लियर कर चुका हूं कि सहज सुगम में तो मिसिंग इनवॉइस की आईटीसी मिलेगी नहीं, लेकिन RET01 में भी जो आपका टैक्स पीरियड है, उस पीरियड के 2 महीने के अंदर आपको वो रिटर्न लगाना पड़ता है। 2 महीने के अंदर यदि आपने उसे रिटर्न को नहीं लगाया तो कॉन्सेप्ट मतलब आपके मिसिंग इनवॉइस की आईटीसी नहीं मिलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि NH2 के बेसिस पे ही आपको आईटीसी यहाँ पे मिलेगी। ज्यादा से ज्यादा 2 महीने का रिलैक्सेशन है। ठीक है, एक बार इस ऑन टाइम डेटा एंट्री को और समझाता हूं। देखो, सप्लायर ने इनवॉइस अपलोड किया, NH1 में इसे एंट्री मारी, किसने? सप्लायर ने। रेसिपिएंट को वो रिफ्लेक्ट होगा किसमें? NH2 में। अभी रेसिपिएंट के पास 2 चॉइस है, चलो 3 चॉइस है। या तो वो उसे कंफर्म कर दे, कंफर्म करना है तो उसे लॉक कर देगा। लॉक कर दिया मतलब ही इज सेटिस्फाइड विद द इनवॉइस, ये सप्लायर भाई साहब है, सही है, ये इनका GSTIN है, सही है, मैंने इनसे माल लिया है, सही है, इतने वैल्यू का माल लिया, इतना मेरा आईटीसी है, सब यदि आपको कंफर्म लगे तो आप उसे लॉक कर दो। यदि आपको इनवॉइस में कुछ कंफ्यूजन लगे कि नहीं नहीं यार इनवॉइस थोड़ा रॉन्ग है, इसमें अमाउंट रॉन्ग है, इसमें आईटीसी का अमाउंट रॉन्ग है, तो आप इसे पेंडिंग छोड़ सकते हो। क्या छोड़ सकते हो? पेंडिंग। पेंडिंग आप 3 रीजन से छोड़ सकते हो। नंबर 1 रीजन, आपको इनवॉइस में कुछ अमेंडमेंट करना है, यानी इनवॉइस में कुछ अमेंडमेंट करवाना है, तो आप उसे पेंडिंग कर दो, लॉक मत करो। दूसरा, या तो आपको उस पर आईटीसी क्लेम ही नहीं करना है, तो आप उसे पेंडिंग ही छोड़ दो कि भैया इसमें मेरा आईटीसी बनता नहीं है, ये मेरे 17/5 की ब्लॉक लिस्ट है, ये मेरे 17 के कारण ब्लॉक है, मैं इसको नहीं ले सकता, आप इसको पेंडिंग छोड़ दो। तीसरा, आपको इनवॉइस मिल चुका है, गुड्स नहीं मिला, तो आपको पता है अभी आपका आईटीसी बनता नहीं है, तो आप इसको पेंडिंग छोड़ दो। जब गुड्स मिल जाएगा तब आप इसे लॉक कर देना। तो 3 रीजन से आप पेंडिंग कर सकते हो, जब आपको गुड्स नहीं मिला, जब आपको अमेंडमेंट करवाना हो, या जब आपको आईटीसी लेना नहीं हो। और कभी ऐसा हो कि आपका इनवॉइस ही नहीं है लेकिन आपका नेचर 1-2 में नजर आ रहा है, आपका इनवॉइस ही नहीं है, आपने वो माल खरीदा ही नहीं है, यू आर नॉट द रेसिपिएंट ऑफ दैट सप्लाई, फिर भी वो आपके NH2 में नजर आ रहा है, तो आप उसे रिजेक्ट कर सकते हो। तो कोई भी इनवॉइस आते ही NH2 में रेसिपिएंट के पास चॉइस है, वो उसे कंफर्म करे यानी लॉक करे, या फिर उसे पेंडिंग रखे, और या फिर उसे रिजेक्ट करे। रिजेक्ट कर दिया मतलब उसका इनवॉइस है ही नहीं, मिस्टेक से आया है। पेंडिंग मतलब उसको आईटीसी क्लेम नहीं करना, या अभी गुड्स मिला नहीं है, या फिर उसे उसमें कुछ अमेंडमेंट करवाना है। और लॉक करना मतलब लॉक कर दिया, मतलब वो कंफर्म कर दिया। These are the basic fundamentals of the old return and new returns. I hope ये small video आपके काम आया। वीडियो 1 ऑलरेडी अपलोडेड है, वीडियो 1 के साथ इसे रीड करने से कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर होगा। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू। हम तुम इतने पास है, कितने दूर है चांद सितारे। हम तुम इतने पास है, कितने दूर ये चांद सितारे। सच पूछो तो मन को झूठे लगते हैं ये सारे। हम तुम इतने पास है, कितने दूर है चांद सितारे। सच पूछो तो मन को झूठे लगते हैं ये सारे, मगर सच्चे लगते हैं ये धरती
ये नदिया, ये रहना और तुम, और तुम, और तुम। टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर होवेगा, GST RET 01 भरेगा। टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे होएगा। 3 ऑप्शन है उसको, जो चाहे वो भरेगा। ये 3 ऑप्शन कहते हैं सहज सुदम RET 01। सहज वालों B2C में कन्फाइंड रहना, सुदम वालों B2C या B2B भरना। सहज वालों B2C में कन्फाइंड रहना, सुगम वालों B2C या B2B भरना। ई-कॉमर्स नहीं हो, ITC न मिले, इनवॉइस जो हो गुम। हेलो फ्रेंड्स, GST में एक और अमेंडमेंट आया अभी। अमेंडमेंट पुराना है, थोड़ा सा उसमें क्लैरिफिकेशंस है। या ऐसे समझ लो, मई एग्जाम के लिए इतना वाइटल नहीं था, परंतु नवंबर एग्जाम्स के लिए बहुत वाइटल है। एनी हाउ यू मस्ट बी अपडेटेड ऑन दिस, एंड द अमेंडमेंट इज इन रिलेशन टू ई-इनवॉइस। आज की डेट में जो GST के रजिस्टर्ड पर्सन है, जिनका एग्रीगेट टर्नओवर 100 करोड़ से ज़्यादा है, एग्रीगेट टर्नओवर मतलब आप समझ लें जिसमें टैक्सेबल टर्नओवर, एग्जेम्प्टेड टर्नओवर एंड एक्सपोर्ट टर्नओवर तीनों इंक्लूड। तो यदि आपका एग्रीगेट टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा है तो आपके लिए ई-इनवॉइस रेज करना मैंडेटरी। ये सुनते ही बहुत लोगों को परेशानियां हो रही, यार अब ये ई-इनवॉइस पोर्टल पे कैसे रेज करें। तो भैया सुनो ना, आपको इनवॉइस पोर्टल पे जाके रेज नहीं करना। इनवॉइस आप वैसे ही बनाओगे जैसे आप पहले बनाते थे अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की मदद से। जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे थे उससे जैसे आप इनवॉइस बना रहे थे वैसे ही बनाओगे। लेकिन अब इस इनवॉइस को आपको एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट पे रखना पड़ेगा, उसमें स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी और उसके बाद आपको उसको एक ई-इनवॉइस पोर्टल पे अपलोड करना पड़ेगा। ऐसे 10 पोर्टल्स उन्होंने डेवलप किए हैं ताकि कोई भी साइट बैठ न जाए। www.einvoice1.gst.gov.in और ऐसे 1 जैसे मैंने बोला वैसे 10, यानी सेकेंड वाला साइट क्या है, www.einvoice2. समझे? इस तरीके से आपको 10 पोर्टल मिल गए हैं। वहाँ पे आपको अपने रेज किए हुए इनवॉइस को अपलोड करना है, डिजिटल सिग्नेचर लगानी है, आपको इनवॉइस रेफरेंस नंबर मिल जाएगा।
तो अब वो लोग जिनका टर्नओवर 100 करोड़ से ज़्यादा है वो इसमें आए। फ़ायदा ये है कि आपका इंफॉर्मेशन एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में अपलोड हो रही है। आपके ई वे बिल जनरेट करने में भी बहुत सुविधा हो रही बिकॉज ऑफ दिस। और जो नया जीएसटी रिटर्न है उसमें इस इनवॉइस की ऑटो अपलोडिंग हो जाएगी। तो आपको भी फायदा है, ऑटोमेशन हमेशा आपको सपोर्ट ही करेगा, आपका वर्कलोड कम करेगा। हाँ, इनिशियली आपको ये सब एक बार समझना होगा। तो पहला स्टेप क्या है, आप जैसे अपना इनवॉइस बनाते थे वैसे ही बनाइए अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की मदद से। तो एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में बनेगा जो कि वेबसाइट पे दिया हुआ है, उसमें स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन रहेगी, वो तो ऑब्वियसली रहेगी। जब आपका इनवॉइस बन जाए तो आप उसे जेसन फाइल में कन्वर्ट करके उन डेडिकेटेड 10 ई इनवॉइस पोर्टल में किसी भी एक पोर्टल पे अपलोड कर दीजिए। डिजिटल सिग्नेचर ला दीजिए, आपका इनवॉइस रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाएगा और उसके बाद वो इनवॉइस की कॉपी, मतलब इनवॉइस रेफरेंस नंबर के साथ डिजिटल सिग्नेचर के साथ एक कॉपी आपके पास आ जाएगी, एक कॉपी रेसिपिएंट के पास है। आपके ई वे बिल जनरेट करने में आपको हेल्प हो गई और आपका जो रिटर्न भरना है नया वाला, उस रिटर्न में भी ऑटो अपलोड हो जाएगा। तो दैट इज अबाउट ई इनवॉइस। इसके अलावा एक और बातें चल रही है क्यूआर कोड की। तो सर ये क्यूआर कोड यानी क्विक रिस्पॉन्स कोड किसे लगाना है? ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा वाइटल है कि क्विक रिस्पॉन्स कोड उन्हें लगाना है जिनका एग्रीगेट टर्नओवर 500 करोड़ से ज़्यादा हो। किससे ज़्यादा हो? 500 करोड़ से ज़्यादा हो। उन लोगों के लिए क्विक रिस्पॉन्स कोड मैंडेटरी है, लेकिन सिर्फ उन इनवॉइस में जिस इनवॉइस में B2C, मतलब सिर्फ B2C इनवॉइस में आपको क्यूआर कोड देना है। यानी पहली बात, यू आर रजिस्टर्ड पर्सन हैविंग टर्नओवर, हैविंग एग्रीगेट टर्नओवर इन एक्सेस ऑफ 500 करोड़। और दूसरी बात है कि आपके B2C इनवॉइस रेज हो रहे हैं तो उसमें आपको क्विक रिस्पॉन्स कोड लगाना मैंडेटरी। सर एक क्विक रिस्पॉन्स कोड बारकोड जिसको आप जब स्कैन करेंगे तो आपका इनवॉइस नंबर, आपके इनवॉइस की डेट, आपके GSTIN, रेसिपिएंट का GSTIN इफ एनी, एंड आपके HSN कोड और डिस्क्रिप्शन अपने आप ही स्कैन हो जाए। सो दैट इज अबाउट ई इनवॉइस एंड क्यूआर कोड। थोड़ा वाइटल है नवंबर एग्जाम्स के खास करके, और MCQ फॉर्मेट में ज़्यादा वाइटल है। चलो दोस्तों, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। तो चलो, शायद मेरी आवाज़ वहाँ तक भी पहुँच जाए। तो GST रजिस्ट्रेशन के लिए क्या था कि पहले तो पैन नंबर होना ज़रूरी था। अब इन्होंने बोल दिया कि GST रजिस्ट्रेशन के लिए आधार नंबर होना मैंडेटरी है। क्या मैंडेटरी है? आधार नंबर। यानी यदि कोई इंडिविजुअल अपना GST रजिस्ट्रेशन कराने जा रहा है तो पैन तो देना ही पड़ेगा, आधार वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। यदि कोई HUF अपना रजिस्ट्रेशन करने जा रहा है तो उसके कर्ता का आधार नंबर वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। कोई पार्टनरशिप फर्म यदि GST में रजिस्ट्रेशन लेना चाहता है तो उसके मैनेजिंग पार्टनर्स का आधार नंबर चाहिए, हमें वेरिफिकेशन चाहिए उसका। और कोई भी और एंटिटी, कंपनी एक्सेट्रा, कोई भी एंटिटी यदि GST में रजिस्ट्रेशन लेने जा रहे हैं तो उनके जो ऑथोराइज सिग्नेटरी है उन सब का आधार नंबर का वेरिफिकेशन होना मैंडेटरी है। यहाँ तक बात क्लियर। अब आप बोलेंगे सर इंडिया के जितने लोग हैं क्या सबके पास आधार अलॉटेड हो गया क्या? सपोज किसी के पास आधार नंबर में कुछ प्रॉब्लम है, आधार अभी तक नहीं आया उसके पास, आधार नंबर की कुछ गड़बड़ चल रही है, उसकी रेक्टिफिकेशन के अप्लाई किया हुआ है, तो ऐसे में तो लॉ ने इसको लेके थोड़ा सा रिलैक्सेशन बोला है कि इसको लेके हम और क्या क्या आइडेंटिफिकेशन मोड हो सकते हैं और क्या क्या मीन्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन हो सकते हैं, वी विल नोटिफाई सून।
ठीक है। अब एक छोटी सी बात और आ गई कि जिनका अभी तक आधार नहीं है या जिनका आधार वेरिफिकेशन नहीं हो पाया ड्यू टू एनी रीजंस, उसके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अमेंडमेंट डाला। अब आपको पता है यदि आपके पास आधार का वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा है तो थोड़े से तो भैया देखो ना चाहते हुए भी बोलना नहीं चाहिए, सही वर्ड नहीं है ये, परंतु डाउट तो हो रहा है। तो लॉ ने ऐसा तो नहीं बोला कि डाउट हो रहा है, लेकिन लॉ ने एक प्रोविज़न डाला कि ऐसा कोई बंदा जिसके ऑथराइज सिग्नेटरी का, मैनेजिंग पार्टनर का, कर्ता का, इंडिविजुअल का आधार वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा है, उन बंदों के रजिस्ट्रेशन के लिए प्लेस ऑफ बिजनेस का वेरिफिकेशन होना मैंडेटरी। यदि आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन चैप्टर में वेरिफिकेशन ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस का टॉपिक याद है तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि प्लेस ऑफ बिजनेस का वेरिफिकेशन जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए नॉर्मली तो मैंडेटरी नहीं है। ये डिपार्टमेंट के डिस्क्रिप्शन पे है कि वो किसका प्लेस ऑफ बिजनेस का वेरिफिकेशन करे, लेकिन जिनका आधार का वेरिफिकेशन नहीं हो पाया उनका प्लेस ऑफ बिजनेस का वेरिफिकेशन होना मैंडेटरी है। और प्लेस ऑफ बिजनेस के वेरिफिकेशन के साथ साथ उस बंदे का भी वेरिफिकेशन होगा, क्योंकि लॉ ने क्या बोला कि प्लेस ऑफ बिजनेस का वेरिफिकेशन इन द प्रेजेंस ऑफ दैट पर्सन इज मैंडेटरी। यानी वो भाई साहब उस प्रीमाइसेस का आगे ऐसे खड़े होके अपना वेरिफिकेशन कराएंगे, जैसे मैं जीएसटी की बिल्डिंग के सामने खड़ा होकर ऐसे फोटो खिंचवा रहा हूँ ना, वैसे ही वो भाई साहब अपनी प्रीमाइसेस के अंदर या प्रीमाइसेस के बाहर खड़े होके अपना वेरिफिकेशन करवाएंगे। अच्छा, ये वेरिफिकेशन कब तक हो जाना चाहिए? तो जब आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया उसके 30 डेज के अंदर, 60 डेज के अंदर, जब आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया उसके 60 दिन के अंदर ये प्लेस ऑफ बिजनेस का वेरिफिकेशन हो जाना चाहिए। 60 डेज, हाँ, ओके। अब ये जो प्लेस ऑफ बिजनेस का वेरिफिकेशन हो गया तो ये सारे वेरिफिकेशन रिपोर्ट और फोटोग्राफ्स ये सारे जीएसटी REG 30 में अपलोड हो जाना चाहिए। यानी डिपार्टमेंट जीएसटी REG 30 में आपके सारे प्लेस ऑफ बिजनेस का वेरिफिकेशन, पर्सन का वेरिफिकेशन अपलोड हो जाना चाहिए। बात क्लियर? और ये 15 दिन के अंदर वेरिफिकेशन के 15 डेज के अंदर ये रिपोर्ट अपलोड हो जानी चाहिए। तो दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ आधार नाउ फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन। आई होप ये अमेंडमेंट आपको बहुत आसान लगा। कीप ऑन स्टडी। एग्ज़ाम्स का वेट मत करिए, आप अपनी रेगुलर स्टडी करते रहिए। एग्ज़ाम्स हो तो भला, पेपर हो तो भी भला, दोनों में प्रॉस एंड कॉन्स है। यू शुड नॉट बॉदर अबाउट। आप अपनी पढ़ाई को नेचुरल मोड पे रखिए। जैसे कोरोना ने हम सब को नेचुरल रह के जीना सिखाया है, वैसे आप स्टूडेंट्स को नेचुरल रह के पढ़ना सिखाया है। ऑल द बेस्ट बच्चों, बाय बाय।